ईयर है 2006। कोई पैदल तो कोई साइकिल पे सवार हो के स्कूल पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम यांगशी है वो भी स्कूल की तरफ रवां दवा है। उफ, ये लड़की तो खाने पीने की बहुत शौकीन है। जहाँ स्टॉल देखा वहाँ पे रुक गई। अंकल फैंग, मुझे भी एक दे दो। अकेली हूँ, आज तो पेट भर के खाऊंगी। ओह नो, कोई लुच्छा टाइप बॉय उसका पाय छीन के भाग निकलता है। अरे नहीं, ये तो इस ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड है। नाम बोले तो मुंह चैन। लगता है कि ये यांगशी को चैन से खाने नहीं देगा। ये साला खुद को बास्केटबॉल प्लेयर और अच्छा डांसर भी समझता है। यांगशी उसे कहती है कि ओए लुच्छे, मेरी चीज मुझे वापस कर। वो कहता है कि नहीं करूँगा, दम है तो आके ले ले। आगे हीरो पीछे हीरोइन, भागम भाग शुरू। चलिए जानते हैं इन दोनों मस्तीखोरों के बारे में। यांगशी और मो चैन दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। इनका घर भी आजू बाजू है। ये एक दूसरे के सख्त दुश्मन भी हैं और पक्के दोस्त भी। साथ मिलके खूब एंजॉय भी करते हैं और खूब डांट भी खाते हैं। इनके बीच कोई सीक्रेट्स नहीं, मतलब कि इनकी फ्रेंडशिप बेमिसाल है। रुलते फिरते लड़ते झगड़ते हुए ये दोनों बिल आखिर स्कूल पहुंचते हैं। क्लास में एंटर होते ही सब कुछ भूल जाते हैं। तभी यांगशी की नज़र पड़ती है एक हैंडसम बॉय पे जिसका नाम लीशन है। ये तो एक नंबर का पढ़ाकू जीनियस बॉय है जो आज ही दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र होके आया है। उफ, सारी छोकरियों की नज़र इस एक ससुरे पे है। यांगशी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहती। अरे वाह, इसकी किस्मत वाह तो काफ़ी अच्छी है। इसे लीशन के बाजू में सीट मिली है। इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या होगी। पर दूसरी गर्ल्स तो जेलस फील कर रही हैं क्योंकि इन सब का टारगेट लीशन जो है। मू चैन अपनी सीटवा को तलाश करने के बाद उस पर बैठ जाता है। अरे नहीं, इसे तो यांगशी और लीशन के पीछे वाली सीट विरसे में मिली है। अब आएगा मजा। यांगशी लीशन से कहती है कि हाय क्लासमेट, हम पहले मिल चुके हैं, डू यू रिमेम्बर। कहानी कुछ यूं है कि काफ़ी टाइम पहले जब एक दिन यांगशी का फ़ोन एक चोर छीन के भाग रहा था तो तब लीशन ने उसकी हेल्प की थी। फिर क्या यांगशी को ये छोकरा पसंद आ गया था, पर अफसोस कहानी आगे नहीं बढ़ पाई। दोनों बिछड़ गए। क्या किस्मत है, आज वही नामालूम लड़का उसका डेस्कमेट है। इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या होगी। लीशन उससे कहता है कि हाँ याद आया, तुम तो काफ़ी चेंज लग रही हो, पहले से ज़्यादा क्यूट हो गई हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। ये रोमांटिक लाइन सुन के मो चैन को मिर्ची लगती है। वो यांगशी को डिस्टर्ब करने लगता है ताकि इनकी कहानी आगे ना बढ़ पाए। यांगशी को गुस्सा आता है, वो उससे लड़ने लगती है और कहती है कि अबे गधे, शान से बैठ वरना सबके सामने पीट डालूंगी। टीचर मामू आ गए, सब खामोश हो गए। क्लास के बाद अब टाइम है पेट भरने का। यांगशी तो पैदाइशी खाना बदोश है। ये तो ऐसे खा रही है जैसे आज ही दुनिया ख़त्म होने वाली है। लेकिन जब इसकी नज़र लीशन पे पड़ती है तो ये लड़की यू टर्न मारते हुए बुक्खड़ से सीधा तहजीब याफ्ता बन जाती है, मतलब कि तमीज़ से खाने लगती है। इसका बदलता हुआ रूप देख मू चैन तो बड़ा हैरान है और सोचता है कि इसे क्या हो गया। वो उससे पूछता है कि मैडम ठीक तो हो ना। वो कहती है कि हाँ, अब तंग मत करो, मुझे सुकून से खाने दो। लो जी, अब इससे ज़्यादा सुकून से और हौले हौले भी खाया जा सकता है क्या। मू चैन को असल वजह मालूम हो गई है। वो कहने लगता है कि लड़की, जब से तुमने उस नमूने को देखा है तब से तुम्हारे होश खता हो गए हैं। अब जल्दी से बको, आखिर क्या बात है। वो कहती है कि कुछ नहीं, चुप करो और अपना पेट भरो। उसी दिन जब यांगशी अपनी मॉम को घर वापस जाते हुए देखती है तो वो उससे पहले वहाँ पहुँच के अपने डैड से कहने लगती है कि अब्बू जी, अगर आपको अपनी इज्जत व प्यारी है तो ये सब लपेट के घर के अंदर चले जाएं। अगर मॉम ने देख लिया तो वो आपको सूली पे लटका देगी।
हाय बेचारे डैड डर जाते हैं और पैकअप करके जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं और झाड़ू फेरने लगते हैं। ये बंदा तो सच में जोरू का गुलाम है। डैड यांगशी को शाबाशी देते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने तो आज मुझे बचा लिया, वेल डन। तभी उसकी बीवी चिल्ला उठती है और कहने लगती है कि बेशरम, तुम नहीं सुधरे। यांगशी कानों में हैंड्स फ्री लगा के म्यूजिक सुनने लगती है। ये ड्रामा अब बहुत देर तक चलने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टीचर चैन हिस्ट्री की क्लास ले रहे होते हैं तो तभी हम देखते हैं कि यांगशी तो काफ़ी बिजी है, वो कुछ खास कर रही है। अरे नहीं, ये तो अपने महबूब की ड्राइंग बना रही है। लगी रहो, कोई नहीं देखेगा। गलत बात, टीचर को मामू बनाना इतना भी आसान नहीं। उसने देख लिया। वो यांगशी के पास आता है और गौर से उसे देखने लगता है और उससे कहता है कि मुझे भी देखने दो कि आखिर तुम कौन सा तीर मार रही हो। पकड़ी गई। टीचर अच्छे इंसान हैं, वो उसे एक्सपोज नहीं करते। यही नहीं, वो उसे एडवाइस देते हुए कहने लगते हैं कि लड़की, इन बेकार की चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो समर वेकेशन के दौरान तुम किसी मैगजीन कंपनी में जाके इंटरव्यू दे आओ। यांगशी की राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। वो आर्टिकल लिखती है। केयरिंग मो चैन उसी आर्टिकल को ढेर सारी कंपनीज को मेल करता है। खुशकिस्मती से कुछ दिन बाद एक मैगजीन कंपनी का रिप्लाई आता है। वो लोग यांगशी के आर्टिकल को पब्लिश करना चाहते हैं। यही नहीं, वो उसे इंटरव्यू के लिए इनवाइट भी करते हैं। ये न्यूज़ सुन के यांगशी बहुत खुश होती है, पर अफसोस मॉम उसे पैसे देने को तैयार नहीं। ये बात उसे दुखी करती है, पर कोई बात नहीं, डैड तो है ना। वो उसे ढेर सारे पैसे देते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तुम जाके ट्राई करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। वो कहती है कि डैड, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कामयाब होके लौटूंगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यांगशी के साथ बुरा होता है। मैगजीन कंपनी फ्रॉडिया निकलती है। वो लोग उसके सारे पैसे लेके फरार हो जाते हैं। जब यांगशी को सच्चाई मालूम पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ओहो, ये तो अच्छा नहीं हुआ। तभी यांगशी को मो चैन की कॉल आती है। वो रोते हुए उसे बताने लगती है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, वो लोग मेरे सारे पैसे ले गए, अब मैं क्या करूं। मो चैन पूछता है कि तुम अभी कहाँ पे हो? वहीं पे बैठी रहो, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। वहाँ पे पहुँचने के बाद मो चैन यांगशी से पूछने लगता है कि क्या हुआ है, बताओ तो सही। यांगशी उसे सब कुछ बता देती है। मो चैन कहने लगता है कि ये तो अच्छा हुआ ना, अब से तुम्हें गलत लोगों की पहचान हो जाएगी। लाइफ में ये सब तो चलता रहता है, आगे की सोचो। वो बोलती है कि सुन चप्पू, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अपनी जबान पे ताला लगा के रखना, समझे। वो कहता है कि ओके बाबा, चलो यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यांगशी स्कूल पहुंचती है तो दो लड़कियां उससे कहने लगती हैं कि तुम वही हो ना जिसके साथ कल स्कैम हुआ था। यांगशी शॉक्ड होके उनसे पूछने लगती है कि ये बात तुम्हें किसने बताई। वो कहती है कि और कौन, तुम्हारे क्लासमेट्स। ये सुन यांगशी का शक यकीन में बदल जाता है। वो सोचती है कि ये जरूर मो चैन का काम है, सिर्फ वही तो सब कुछ जानता था। यांगशी तो काफ़ी गुस्से में है, इसका मूड भी ख़राब है। जीनियस बॉय ली शन उसके पास आके बैठता है और कहने लगता है कि तुमने वो बातें सुनी है। वो कहती है कि ओ, तुम्हें भी पता चल गया। वो कहता है कि हाँ, पर तुम परेशान क्यों हो रही हो? लोग तो बोलते रहेंगे, उन्हें इग्नोर करो। दोनों बातें करने लगते हैं। जब मो चैन की नज़र इन दोनों पे पड़ती है तो वो फौरन से वहाँ पे आ पहुँचता है और यांगशी से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? वो कहती है कि चुप कर, शांत रह। वो कहता है कि ओके, तुम मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करके दो ना प्लीज़। वो बोलती है कि क्यों, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है क्या? मैं पकड़ी गई तो? वो कहता है कि
चल डरपोक कहेंगी, कुछ नहीं होता। क्या तुम भूल गई हम साथ में क्या क्या करते थे? यांशी बोलती है कि स्टॉप, आगे कुछ मत बोलो, मैं लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प करूंगी, अब तुम दफा हो जाओ। यांशी ने सही किया, नहीं तो ये चप्पू सारे राज उगल देता। रिवेंज लेने का टाइम आ गया। यांशी के हाथ अच्छा मौका लगा है, इसके हाथ में मूचेन की होमवर्क कॉपी है, अब आएगा मजा। जब मूचेन क्लास में आता है तो यांशी उससे बोलती है कि सुकून से जाके बैठ जाओ, मैं असाइनमेंट सबमिट करवा चुकी हूँ। वो कहता है कि वाह लड़की, तुम तो बड़ी तेज निकली, तुझ पे यकीन है, रात को घर आना, मैं तुम्हें अब्बा जी के हाथों का बैगन खिलाऊंगा। वो कहती है कि इसकी नौबत नहीं आएगी, तुम टेंशन फ्री होके बैठ जाओ। नेक्स्ट सीन में टीचर सभी स्टूडेंट से कहने लगती है कि तुम सब ने बुक तो रीड कर लिया होगा, कंपोजिशन भी बना ली होगी, चलो फिर मैं किसी एक को बुलाती हूँ, वो अपना जलवा दिखाए। लो जी, तीर निशाने पे जा लगा, फंसा कौन? मूचेन। पर ये लड़का तो काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहा है, इसे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड यांशी पे यकीन जो है। फिर क्या, मूचेन शुरू हो जाता है, सबको बताने लगता है कि जब हम लाइफ के स्पेशल स्टेज में दाखिल होते हैं तो हमारी बॉडी में काफी चेंजेस आने लगते हैं। 40 साल के बाद मेरा चेस्ट बढ़ जाएगा, है मैं मोटा हो जाऊंगा, मेरे बोन्स वीक हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। मूचेन रुक गया, आगे कुछ नहीं बोल पा रहा। बहुत बेइज्जती हो गई। यांशी मुस्कुरा रही है। मैडम जी कहने लगती है कि बेटा रुक क्यों गए, आगे बताओ। मूचेन दिल पे पत्थर रख के अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करता है। यांशी के दिल को सुकून मिला। सभी क्लासमेट्स हंसने में मसरूफ है। रिवेंज हुआ पूरा। ली शेन यांशी से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया, इसके साथ यही होना चाहिए। क्लास एंड होने के बाद मूचेन यांशी से पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो कहती है कि तुम्हें तो पता है, फिर क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही बता दो, आखिर बात क्या है? वो कहती है कि तुम एक नंबर के झूठे हो, मुझसे बात मत करो। ये तो चली गई। रात को यांशी फील करती है कि उसकी तबीयत सही नहीं है। ऐसा उसके साथ कई बार हुआ है। अब उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर क्या, वो अपने डैड से पैसे लेके सीधा मॉम के पास जाके उससे कहने लगती है कि मॉम, डैड ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए हैं, अब आप भी कुछ दे ना। मॉम कहती है कि बेटा, मैं उनसे ज़्यादा अच्छी हूँ, तुम मेरे पर्स से कुछ पैसे उठा लो, उतने ही उठाना जितने डैड ने तुम्हें दिए हैं, ओके। पैसे जमा करने के बाद यांशी सोचती है कि अब वो किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा पाएगी। तभी उसे पता चलता है कि उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। मॉम डैड को उसके फ्यूचर की फिक्र लगी पड़ी है। वो दोनों दिन रात मेहनत करके पैसे जमा कर रहे हैं ताकि यांशी अच्छे से कॉलेज में पढ़ पाए। ये बातें सुनने के बाद यांशी दुखी होती है। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल जाती है। रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर उसे बताने लगती है कि तुम्हें तो हेपेटाइटिस हो गया है, तुम्हें जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट शुरू कराना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये खतरनाक बात सुनते ही यांशी डिप्रेस होती है। वो ये बात किसी को नहीं बताती। नेक्स्ट मॉर्निंग वो देर से स्कूल पहुंचती है। मूचेन उससे बात करने की कोशिश करता है पर यांशी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो कहने लगती है कि तंग मत करो, मुझे पढ़ने दो। मूचेन चला तो जाता है पर वो शांत नहीं बैठता। क्लास के दौरान वो यांशी को ढेर सारे पेपर मैसेजेस भेजता है पर यांशी हर बार उसे इग्नोर करती है। क्लास के बाद मूचेन उससे कहता है कि चलो साथ में लंच करते हैं। वो कहती है कि नहीं, मेरा मूड नहीं है और ना ही मुझे भूख लगी है, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, तुम कुछ नहीं जानते। वो पूछता है कि अरे मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जानता है, किस बात पे नाराज हो, बताओ आखिर चाहती क्या हो। वो कहती है कि कुछ नहीं, तुम बस चुप करके बैठ जाओ, यही काफ़ी है।
उसी दिन स्कूल में यांशी के टेस्ट रिपोर्ट्स गुम हो जाते हैं। ये देख वो परेशान होती है। काफ़ी तलाश करने के बाद भी रिपोर्ट्स उसे नहीं मिलते। वो स्कूल से चली आती है। कुछ देर बाद वही रिपोर्ट्स किसी स्टूडेंट के हाथ लगती हैं। ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब यांशी की लाइफ काफ़ी हार्ड होने वाली है। वो कैसे, बस आगे देखते जाइए। रात को जब यांशी घर जा रही होती है तो तभी कोई अननोन पर्सन उसे फॉलो करने लगता है। थैंकफुली खतरे की कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे लीशन आता है। दोनों बातें करते हुए घर की तरफ जाने लगते हैं। यांशी उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट पे ले जाती है। लीशन कुछ नहीं खा रहा। यांशी उसे बोलती है कि खाओ, ये रेस्टोरेंट मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे है। बेफिक्र हो के पेट भरो। मू चैन यांशी को तलाश करते करते यहाँ तक आ पहुँचा है। फिर क्या वो इन दोनों के साथ आके बैठ जाता है। एक लड़की 2 लड़के, ये लव ट्रायंगल का चक्कर बड़ा ही खराब है। यांशी मू चैन को यहाँ से भगाना चाहती है, पर मू चैन भी बड़ा ही ढीठ बंदा है। वो आसानी से नहीं जाने वाला। लगता है कि लीशन को ही जाना पड़ेगा। वो यांशी को गुड बाय कहता है। यांशी भी उसे हंसते हुए गुड बाय कहती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बेचारा मू चैन इस रोमांटिक नज़ारे को खामोशी से बर्दाश्त करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यांशी क्लास में आती है तो सभी क्लासमेट्स उसे देखने लगते हैं। सब उससे दूर भाग रहे हैं। यांशी सोचती है कि आखिर बात क्या है, ये सब मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। बाद में एक स्टूडेंट टीचर से पूछती है कि मैडम, क्या हेपेटाइटिस की बीमारी इन्फेक्शस है। बस ये सुनने की देर थी। यांशी समझ जाती है कि हेपेटाइटिस वाली बात सबको मालूम हो गई है। इसी वजह से तो सब उसे अवॉइड कर रहे थे। लंच ब्रेक के दौरान जब यांशी खाना खाने बैठती है तो वहाँ पे बैठे सभी स्टूडेंट्स भाग निकलते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। यांशी बिना खाए पिए ही वहाँ से चली आती है। मू चैन अपने फ्रेंड से पूछता है कि यांशी के साथ क्या हुआ है। फ्रेंड बताता है कि भाई तुम्हें नहीं पता, सब बोल रहे हैं कि इस लड़की को हेपेटाइटिस है। ये बात सुनते ही वो कहने लगता है कि इम्पॉसिबल, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे ज़रूर बताती। ये बातें लीशन भी सुन लेता है। अब तो सबको पता चल गया। बेचारी यांशी की लाइफ तो डिस्टर्ब हो गई। वो दुखी ना हो तो और क्या हो। एक लड़की जिसका नाम लिंशु है वो लीशन को लाइक करती है। दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। यहाँ हम बताते चले कि ये वही लड़की है जिसके हाथ यांशी के टेस्ट रिपोर्ट्स लगे थे। फिर क्या इसने हेपेटाइटिस वाली बात सबको बता डाली ताकि लीशन यांशी से दूर हो जाए। यांशी मू चैन को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि क्या ये बीमारी खतरनाक है। वो बोलती है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मैं मर जाऊंगी। बस अब यही मेरी किस्मत है। मेरे बहुत से सपने थे पर अब वो पूरे नहीं हो पाएंगे। वो कहता है कि अब बस भी करो, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। पैसों की फिक्र मत करो, हम साथ में मिल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो कहती है कि तुम प्लीज़ ये बात मेरे मॉम डैड को नहीं बताना। वो कहता है कि ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि मू चैन पार्ट टाइम जॉब करने लगता है ताकि वो पैसे जमा करके यांशी की हेल्प कर पाए। यांशी के दिल में लीशन है और लीशन के पीछे तो लिंशु है, पर लीशन उसे लाइक नहीं करता। वो सिर्फ यांशी को लाइक करता है। जब भी ये दोनों साथ होते हैं तो मू चैन जेलस फील करता है। देखना ये होगा कि यांशी किसे चूज करेगी, अपने बचपन के दोस्त को या फिर पढ़ाकू बॉय लीशन को। एक दिन जब टीचर्स यांशी के कंपोजिशन को देखते हैं तो वो लोग हैरान से रह जाते हैं। बाद में एक टीचर यांशी के पास जाके उससे कहने लगता है कि तुम्हें स्पीच कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुम हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करो। वो कहती है कि नहीं सर जी, इतने लोगों के सामने मैं कैसे बोल पाऊंगी, नर्वस फील करूंगी। वो कहता है कि कुछ नहीं होता, हम सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे, बस तुम अपनी तैयारी पकड़ो, बेस्ट ऑफ लक।
नेक्स्ट डे कॉन्टेस्ट हॉल में सभी स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। जब यांगशी स्पीच करने आती है तो सभी स्टूडेंट्स तरह तरह की बातें करने लगते हैं। यांगशी नर्वस हो जाती है, वो स्पीच नहीं कर पा रही। वो सबसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरी बीमारी इन्फेक्शियस नहीं है। हेपेटाइटिस के बाद मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। मैं हर रोज़ अपनी मॉम को हग करती हूँ, फ्रेंड्स के साथ टाइम भी स्पेंड करने लगी हूँ। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। मू चैन मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सबका शुक्रिया। इमोशनल स्पीच के बाद यांगशी सैड दिखाई दे रही है। तभी मू चैन अपनी सीट से उठता है और सीधा यांगशी के पास आ जाता है और वो उसे हग कर लेता है। इसे कहते हैं फ्रेंडशिप। सभी स्टूडेंट्स हैरान होके देख रहे हैं, लेकिन मू चैन को किसी बात की फिक्र नहीं। क्लासमेट्स यांगशी के पास आके उसे कहने लगते हैं कि तुम ठीक हो जाओगी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लीशन भी यांगशी के साथ है। सब हंसी मजाक करने लगते हैं। हॉल में मौजूद सभी स्टूडेंट्स भी कहने लगते हैं कि यांगशी तुम ये कर सकती हो, हम सब तुम्हें ठीक देखना चाहते हैं। ये सब देख यांगशी खुश होती है। स्कूल में बहुत जल्द आर्ट फेस्टिवल होने वाला है। यांगशी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है। सभी डफर क्लासमेट्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। टीचर उनसे कहते हैं कि इसी की उम्मीद थी, तुम निकम्मे लोग नाचने गाने के अलावा और कर भी क्या सकते हो। लीशन भी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है। वो हिप हॉप डांस कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता है। टीचर पूछता है कि अकेले नाचोगे या किसी के साथ। वो कहता है कि सर जी, मैं यांगशी के साथ नाचना चाहता हूँ। इसने तो नाचने का प्लान बना लिया। ये बात वो यांगशी को बताता है और कहने लगता है कि मैंने पार्टिसिपेट तो कर लिया, पर मुझे एक लड़की चाहिए। क्या तुम मेरे साथ परफॉर्म करोगी? वो कहती है कि मुझे डांस तो नहीं आता, पर मैं सीख लूँगी। मतलब कि यांगशी मान गई। फिर यांगशी मू चैन के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम प्लीज़ मुझे मॉडर्न डांसिंग स्टेप सिखाओ ना। वो कहता है कि ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है। स्कूल के बाद आ जाना, प्रैक्टिस कर लेंगे। मू चैन को लग रहा है कि यांगशी अकेली नाचने वाली है, इसका कोई पार्टनर नहीं। वो सोचता है कि क्यों ना मैं उसका पार्टनर बन जाऊं, पर अफसोस खुशी रास ना आई। इसे पता चल गया कि यांगशी का पार्टनर तो लीशन है। बाद में लीशन मू चैन से कहता है कि तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे क्यों पूछूं, बाय। उसी दिन ये तीनों रूफ टॉप जाते हैं ताकि वो नाचने की प्रैक्टिस कर सके। जब यांगशी और लीशन साथ में डांस करने लगते हैं तो मू चैन जेलस फील करने लगता है। फिर क्या, वो वहाँ से चला आता है। वहाँ पे रुकने का क्या फ़ायदा, खामा में अपना खून क्यों जलाना। उसी दिन लीशन मू चैन से पूछता है कि बताओ, तुम यांगशी को किस नज़र से देखते हो? क्या वो सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड है या इससे भी कुछ बढ़कर? वो कहता है कि वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अगर तुमने यांगशी को हर्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लीशन कहता है कि मैं भी पीछे नहीं हटने वाला, तुम्हें जो करना है करो। ये दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। नेक्स्ट डे मू चैन शॉप जाता है। वो यांगशी के लिए न्यू सैंडल्स बाय करने आया है ताकि वो फेस्टिवल में पहन सके। मू चैन बहुत खुश दिखाई दे रहा है। अब बस उसे यांगशी के पास जाके उसे ये सैंडल्स देने हैं। उसी रात वो यांगशी के घर जाता है, पर वो तो वहाँ पे नहीं होती। कुछ देर बाद यांगशी वहाँ पे आती है। अरे नहीं, इसके हाथ में तो गिफ्ट बॉक्स है जिसके अंदर तो सैंडल्स हैं। लीशन इसे ये गिफ्ट दे के गया है। ये देख मू चैन का दिल टूटता है। वो अपने बैग से सैंडल्स नहीं निकालता और ना ही यांगशी को पता चल पाता है कि मू चैन उसके लिए न्यू सैंडल्स लेके आया है। बेचारा मू चैन दुखी दिल के साथ वापस लौट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लीशन से जाके कहता है कि तुम ही यांगशी के साथ डांस करो, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। ये बात बोल के वो चला जाता है। फेस्टिवल शुरू होने में कुछ ही टाइम रहता है। यांगशी तो फुल तैयार होके आई है, पर लीशन अभी तक नहीं पहुंच पाया।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीशन के डैड तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। वो बस चाहते हैं कि उनका बेटा 24 घंटे पढ़ता रहे। इसी वजह से बाप बेटे के बीच लड़ाई हो जाती है। डैड लीशन को रूम में लॉक कर देते हैं, उसे जाने नहीं देते। लिंशु ये बात सबको बताती है, जिसके बाद होता ये है कि मोचन और उसके बाकी फ्रेंड लीशन को रेस्क्यू करने आते हैं और उसे वहाँ से ले आते हैं। लीशन सही टाइम पे पहुँच गया। दोनों परफॉर्म करने लगते हैं। इनकी परफॉर्मेंस सबको पसंद आती है। इसी खुशी में सभी क्लासमेट्स जश्न मनाते हैं। पूल रूम का बॉस, जो कि मोचन का फ्रेंड भी है, वो एक दिन उससे कहने लगता है कि रिटायर होने के बाद मैं ये जगह तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि जियांग यहाँ का बॉस बने, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। ये सारी बातें जियांग ने सुन ली हैं। इसके दिल में तो नफरत बैठ गई। अब ये क्या करने वाला है, ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। स्कूल में मिड टर्म एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं। यांगशी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। इसी वजह से वो पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाती। ये बात मोचन नोट करता है। एग्जाम्स के बाद जब टीचर रिजल्ट अनाउंस करते हैं तो हमें पता चलता है कि मोचन तो लास्ट नंबर पे आया है। टीचर उससे कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स को ले आओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मोचन ने पूरा पेपर सॉल्व किया था, पर जब उसने यांगशी के पेपर को देखा तो तभी उसने अपने कुछ आंसर्स जानबूझ के मिटा दिए ताकि वो लास्ट नंबर पे आए, ना कि यांगशी। प्रेजेंट में यांगशी टीचर वांग के पास जाके उससे कहने लगती है कि प्लीज़ आप मोचन के पेरेंट्स को मत बुलाइए। उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई है। डैड सारा दिन अपने शॉप पे होते हैं। अगर आप उसे बुलाएंगे तो वो दुखी होंगे। प्लीज़ आप इस बार उसे माफ़ कर दें। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में वो लास्ट नहीं आएगा। टीचर वांग भी मान जाते हैं। वो अपना डिसीजन वापस लेते हैं। स्कूल के बाद लीशन यांगशी को एक गिफ्ट बॉक्स देता है। वो कहती है कि ओह ये तो अच्छा है, थैंक यू। वो पूछता है कि तुमने खोल के तो नहीं देखा, फिर कैसे बोल रही हो कि ये अच्छा है। वो कहती है कि तुमने दिया है, अच्छा तो होगा ना। ये रहा तुम्हारा नोटबुक जो तुमने मुझे दिया था। उसके जाने के बाद जब लीशन नोटबुक ओपन करता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि इसके अंदर तो मूवी का टिकट है। ये देख वो खुश होता है और समझने लगता है कि यांगशी ने उसे मूवी देखने के लिए इनवाइट किया है। नेक्स्ट इवनिंग बंदा तैयार श्यार हो के सीधा सिनेमा हॉल पहुंचता है। इसकी खुशी तब गम में बदल जाती है जब वो वहाँ पे मोचन को देखता है। बात अब जाके समझ आई। यांगशी के नोटबुक में टिकट मोचन ने रखे थे। वो टिकट लीशन के पास जा पहुंचे। दोनों के हाथ कुछ ना आया और ना ही यांगशी मूवी देखने आई। फिर क्या, दोनों दुखी आत्मा अपने दिल पे पत्थर रख के साथ में मूवी देखते हैं। यांगशी लीशन के दिए गिफ्ट बॉक्स को ओपन करने की कोशिश कर रही है, पर ये बॉक्स उससे ओपन नहीं हो रहा। वो मोचन को कॉल करके बोलती है कि जल्दी से आओ, तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी यांगशी को उसके डैड बुलाते हैं। वो उनके पास जाती है। इसके जाने के फौरन बाद मोचन उसके रूम में आता है। वो गिफ्ट बॉक्स को ओपन करता है। अरे ये क्या, इसके अंदर तो सीक्रेट लव फॉर्मूला है। मतलब कि लीशन ने अपने दिल की बात इसी फॉर्मूले के अंदर छुपा रखी है। जब मोचन ये देखता है तो वो दुखी होता है और वहाँ से चला आता है। जब यांगशी वापस आती है तो उसी फॉर्मूले को देखने लगती है। इसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा और ना ही इसे सॉल्व करने की कोशिश करती है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में 500 दिन रहते हैं। टीचर वांग सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि आज से कोई मस्ती नहीं करेगा, तुम सब सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे। चलो सब के सब अपने मोबाइल फोन्स मुझे दो। मोचन तो इसे मोबाइल नहीं देने वाला। वो अपना मोबाइल छुपा लेता है और यांगशी को भी यही करने को बोलता है। यांगशी अपना मोबाइल तो टेबल के नीचे छुपा देती है, पर इसकी फूटी किस्मत, तभी उसका मोबाइल बज उठता है। वो पकड़ी जाती है। टीचर गुस्सा हो के मोबाइल को विंडो से बाहर फेंकता है।
ये देख यांगशी का दिल टूट ही जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही डैड ने उसे ये फ़ोन गिफ्ट में दिया था। क्लास एंड होने के बाद यांगशी मोबाइल को ढूंढने लगती है। तभी लीचन उसके पास आता है और कहने लगता है कि ये रहा तुम्हारा फ़ोन। अरे नहीं, मोबाइल तो ऑन ही नहीं हो रहा। लीचन उससे कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आज इसे स्टोर पे ले जाता हूँ, फिक्स करवा के तुम्हें वापस कर दूंगा। यांगशी उसे थैंक्स बोलती है। ये भयानक नज़ारा मूचैन भी देख रहा होता है। इसका तो दिल ही जख्मी हो गया, इसे सारी रात नींद नहीं आती। किसका दिल टूटेगा? यांगशी किसके फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगी? क्या होगा आगे? इस ड्रामे का सेकंड सीजन देखना चाहते हैं तो जल्दी से 1K लाइक्स कंप्लीट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक भी कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।